सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में हम सीखने वाले डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। और आज ही की वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम अपने एडिटर के अंदर लिखने वाले हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। लास्ट तक हमारी लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो विदाउट फर्दर डिले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है डेटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन होता क्या है? अब इसके लिए हम थोड़ा पहले जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक टॉपिक। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आज का। तो जो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वो है डेटा क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर एक पार्ट डिस्कस करा था कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो वो किसके अंदर लोड होता है? रैम के अंदर। तो सपोज कर लेते हैं ये है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है हमारा प्रोग्राम जो हमें रन करना है। तो जैसे ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम, हमने इसमें कोड लिख रखा है, ये पहले से हमारे पास प्रोग्राम है, हमने इस पे करा डबल क्लिक। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम करते हैं डबल क्लिक, तो क्या होता है? ये रैम के अंदर आके लोड हो जाता है। ये हम इतना लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका मैं ओवरव्यू दे रही हूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आएंगे। तो जैसे ये प्रोग्राम आके रैम के अंदर लोड होता है तो इसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या होती है? मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे हम सपोज करते हैं 4 GB की हमारी रैम है, तो इस प्रोग्राम को हमने 1 GB हमारे इसमें तो सपोज कर लेते हैं कि कुछ मेमोरी हमारे प्रोग्राम को मिली। कितनी भी मिल सकती है वो हमें नहीं पता कितनी मिलती है, लेस अमाउंट में ही मिलती है, लेकिन अभी हम सपोज कर रहे हैं कि 1 GB हमारे प्रोग्राम को रैम के अंदर मेमोरी मिली। तो अब क्या हुआ? हमारे प्रोग्राम को मिल गई है मेमोरी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा था, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज वेरिएबल्स में और चीजें जानेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम था ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना, इस चीज का हमने प्रोग्राम बना रखा था। तो अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि अगर मैं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बना रही हूं तो मुझे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होंगी, कितनी चीजें मुझे स्टोर करनी पड़ेंगी, क्या मेरा डेटा होगा, क्या मेरा रिजल्ट होगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है तो मुझे 2 नंबर को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। मतलब एक वेरिएबल 1 जिसके अंदर हमारा फर्स्ट नंबर आएगा और एक वेरिएबल 2 जिसके अंदर हमारा सेकंड वाला नंबर आएगा। तो ये तो 2 डेटा थे जो मुझे स्टोर करवाने होंगे, जिसके ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। तो 2 डेटा तो मैंने स्टोर करवा लिए, वेरिएबल 1 के अंदर और वेरिएबल 2 के अंदर। अब जब इनको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिजल्ट भी आएगा। तो अब इस रिजल्ट का जो है, ये जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, ये भी तो हमारा डेटा है, इसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना पड़ेगा। तो कितने डेटा हो गए? नंबर 1, सेकंड नंबर और रिजल्ट। तो 3 हमारे डेटा थे। 3 जो डेटा थे जिसके ऊपर हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था हमारे प्रोग्राम के अंदर, इनको हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया। हमने अपने डेटा को क्या करा है? अब तक हमने 3 कंटेनर्स बना लिए हैं जिसके अंदर हमें पता है कि हमारा डेटा आके स्टोर होएगा। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और रिजल्ट, जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो हमने ये 3 वेरिएबल्स बना ली हैं इस प्रोग्राम के, और ये प्रोग्राम जो है हमारे रैम के अंदर है। तो जब इस पूरे प्रोग्राम को कुछ मेमोरी एलोकेट हुई है रैम के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ
ना कुछ इन कंटेनर्स को भी मेमोरी एलोकेट हुई होगी। अब ये बड़ा बॉक्स था, बड़े बॉक्स के अंदर ये छोटा वाला बॉक्स है जो हमारा प्रोग्राम है। रैम, पूरी रैम मान लेते 4 GB की रैम है। अब 4 GB की रैम के अंदर 1 GB हमारे प्रोग्राम को मिली है। अब इस 1 GB के भी तो स्मॉलर पीसेस होंगे। मान लो कुछ KB इसको मिले हैं, कुछ KB वेरिएबल 2 को मिले हैं और कुछ KB रिजल्ट को मिले हैं। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, दूसरे वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी? तो अब ये डिपेंड करता है किस पे? डेटा क्लासिफिकेशन पे। हमें अपने डेटा को किस में करना होगा? क्लासिफाई करना होगा अलग अलग पार्ट्स में। हम डेटा क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हम डेटा क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग डेटा का हैंडल होने का तरीका कंप्यूटर के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स को हम सी लैंग्वेज के अंदर अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और अगर कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड है जैसे ABC, जैसे ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है मतलब स्ट्रिंग है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। और अगर सिंगल कोट्स के अंदर है मतलब कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, एक स्ट्रिंग को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, और नंबर्स को यानी इंटीजर वैल्यूज को अलग तरीके से हैंडल करा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। तो इसलिए हम डेटा को क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, ये इंटीजर है। तो इन सबको हैंडल हमारा कंप्यूटर अलग अलग तरीके से करेगा, इसलिए हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया। डिफरेंट डेटा रिक्वायर्स डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग इन द कंप्यूटर। तो अब हमने इनको क्लासिफाई तो कर लिया कि ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, ये इंटीजर है, कोई रियल होगा, कोई फ्लोट होगा, पर किस बेसिस पे हमने करा? तो 3 फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। मेमोरी साइज, मेथड्स ऑफ कन्वर्जन of data into binary, kinds of operation performed on data। अब सबसे फर्स्ट है मेमोरी साइज, कि हम अपने किस डेटा को मतलब हम मेमोरी साइज मतलब हमारे किस टाइप के डेटा को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे कि हमारे इंट टाइप के डेटा को 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलती है। अगर हम इंट टाइप का मतलब हमें जैसे अभी यहाँ पे हमें क्या करना था, 2 वेरिएबल्स हमने बनाए थे जिसके अंदर हम नंबर स्टोर करने वाले थे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो नंबर्स ऑब्वियसली कैसे होंगे? अभी हम रियल की पॉइंट वाले नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स की। तो 2 जो हमारे नंबर हैं ये क्या है? इंटीजर नंबर। जैसे 2 और 3 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इसके अंदर हमने इंटीजर नंबर स्टोर करे हैं। तो इस वेरिएबल का, ये var1 जो हमने वेरिएबल का नेम रखा, ये किस टाइप का वेरिएबल हो गया? इंट टाइप का। और जो भी इंट टाइप का वेरिएबल होगा उसको 4 बाइट्स की मेमोरी हमारी रैम के अंदर एलोकेट होगी। तो इतनी बात समझ आई, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का डेटा अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा था, इसलिए इंटीजर और इंट दोनों चीजें अलग अलग हैं। इंटीजर मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट की बात हो रही है जो हमारा डेटा है, और इंट मतलब उसके डेटा टाइप की बात हो रही है, किस टाइप का हमारा डेटा है। इंट टाइप का हमारा डेटा है और कांस्टेंट क्या है? इंटीजर। इंट और इंटीजर दोनों अलग अलग चीज हैं। आप इसको इंटीजर नहीं बोलोगे, इसको कैरेक्टर नहीं बोलोगे, वो हमारा डेटा है। और इंट और कैर ये हमारे डेटा के टाइप्स हैं, किस टाइप का हमारा डेटा है। तो इतनी बात समझ आई कि इंट ये हमारा जो वेरिएबल है ये इंट टाइप का है, और क्योंकि ये इंट टाइप का है इसको कितने मिलेगी? 4 बाइट्स की मेमोरी। हमने ये बात डिस्कस करी थी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अब 8 बिट्स मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर सब कुछ जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होता है। जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है क्योंकि अभी जो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ये कौन सी है?
मीडियम लेवल लैंग्वेज। लेकिन हमारे कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल के अंदर हम किस में बात करते हैं? जीरोस एंड वंस में। तो जो 8 बिट्स है, 8 बिट्स मतलब 8 जीरोस और वंस का कॉम्बिनेशन, मतलब मे बी 8 जीरोस हो या मे बी 8 वंस हो या 801011010 इस टाइप के हो। एक बिट के अंदर हम 8 ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हैं। ये होता है 8 बिट्स। तो इसलिए इंट के अंदर 4 बिट्स मिलती है, मतलब ऐसे 4 टाइम्स। इसके अंदर 8, इसके अंदर 8, 8, 8, इसके अंदर 8010101 आ सकते हैं, इसके अंदर 801 आ सकते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो मेमोरी साइज हमने देखा। मेमोरी साइज मतलब हमारे किस टाइप के डेटा को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, उस टाइप में हमने एक ग्रुप बना दिया। इंटीजर को 4 बाइट वाले अलग, फ्लोट को 4 बाइट वाले ये अलग, कैरेक्टर को 1 बाइट ये अलग। तो ये हमने क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया कहा, मेमोरी साइज। अब है मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू बाइनरी। बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है, तो इसलिए हमें अपने सारे डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन हम पिछले वीडियो में हमने ये तो समझ लिया था कि हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसको 2 की पावर में लिख लेते हैं और जो जो हमें नंबर चाहिए होते हैं उसके नीचे 1 लिख के और 0 0 लिख लेते हैं। इंटीजर को तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको, ये जो ए मैंने लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर, इसको मैं कैसे डेसिमल के अंदर कर सकती हूँ? तो इसके लिए कोई और अलग मेथड होगा। ये जो रियल नंबर्स हैं इनके लिए कोई अलग मेथड होगा। तो इसलिए बाइनरी में करने के लिए हर डेटा के अलग अलग टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं। तो इस बेसिस पे हमने एक अलग ग्रुप बना लिया, मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू बाइनरी। क्योंकि नॉर्मल नेचुरल नंबर का अलग मेथड है, स्ट्रिंग्स का अलग मेथड है, कैरेक्टर्स का अलग मेथड है और रियल का अलग मेथड है, इसलिए हमने इनको भी इस टाइप से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब है काइंड्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा। काइंड्स ऑफ ऑपरेशन से हमारा मतलब ये है कि हम अलग अलग डेटा पे अलग अलग टाइप के ही ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर्स पे कर सकते हैं। हम किसी की नेम, कोई 2 नेम्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक नेम है अमित और एक नेम है अमर, इन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही 2 और 3, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है ये इंटीजर वैल्यू में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 स्ट्रिंग्स पे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस अलग अलग टाइप के डेटा पे परफॉर्म होता है। ये भी इसलिए हमने क्या रखा, अपना एक फैक्टर रखा डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये 3 थे हमारे डेटा क्लासिफिकेशन के फैक्टर्स, जिनके बेसिस पे हम अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है? पागल है कि बाहर चला जा, मैं काम कर रही हूँ। चल गेट बंद करो, जा जा, गेट बंद करता वो, जा। पापा! सो गए।
तो अब मैंने क्लीन कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेटा टाइप्स। तो हम इतनी देर से डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन डेटा टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, अभी हमने सिर्फ इंट, कैर, फ्लोट इसके बारे में ही पढ़ा है। तो हमारे ये टोटल 6 डेटा टाइप्स हैं, जिसमें ये बूल के बारे में अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, और ये जो वॉइड है ये तो हम बाद में जब हमारा फंक्शंस का टॉपिक आएगा तब हम इसको देखेंगे। तो बाकी अभी हैं ये 4, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। तो कैर मतलब जब भी हम अपने डेटा पे ऐसे सिंगल कोट्स लगा देते हैं अपने अल्फाबेट के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर को सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। अब जिस वेरिएबल के अंदर हमारा इस टाइप का मतलब कैरेक्टर टाइप का हम डेटा स्टोर करेंगे वो हमारा हो गया कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप। तो कैर टाइप के वेरिएबल के अंदर हम कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं, और कैर के अंदर मेमोरी कितनी मिलती है, 1 बाइट। अब है इंट। जिस वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर कांस्टेंट यानी कि नंबर्स स्टोर करते हैं उसका क्या डेटा टाइप होता है, इंट। मतलब ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, इंट टाइप। अब है फ्लोट। फ्लोट हम किसके लिए यूज करते हैं, रियल नंबर्स के लिए, यानी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स के लिए। जब भी हमें पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर स्टोर करने होंगे हम यूज करेंगे या तो फ्लोट या फिर डबल। तो जिसके अंदर भी रियल नंबर हम स्टोर करेंगे वो होंगे फ्लोट या फिर डबल। फ्लोट में बस इन दोनों में डिफरेंस ये है, इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि फ्लोट में उसको मेमोरी मिलती है 4 बाइट्स और डबल में उसको उसकी डबल मेमोरी मिलती है, फ्लोट की डबल यानी कि 8 बाइट्स। अब है बूल। बूल मतलब बूल टाइप के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर सिर्फ 2 ही वैल्यूज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमारे पास सामने सिचुएशन है कि इफ अगर a ग्रेटर देन b, और इसको हमने बूल टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, तो अगर a बड़ा है तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, और अगर b बड़ा है तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो अगर हमारा बूल टाइप का वेरिएबल है तो ये सिर्फ 2 ही चीजें स्टोर कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। इसलिए इसको क्या मिलती है, 1 बाइट की मेमोरी। जब भी आएगा बूल के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स, जिसको हम बोलते हैं बुलियन। जैसे इंट डेटा टाइप के अंदर इंटीजर कांस्टेंट था, कैर डेटा टाइप के अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट था, वैसे ही बूल डेटा टाइप के अंदर बुलियन है। वॉइड को हम बाद में करेंगे फंक्शंस टॉपिक के अंदर। तो आई होप आपको डेटा टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने काफी डिटेल में जितने अच्छे से मैं समझा सकती थी मैंने समझाया है। अब है वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने सोच तो लिया कि हमने जब मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाना है तो हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत होगी, लेकिन ये तो हमने अपने माइंड में सोचा है। हमें प्रोग्राम बनाने के लिए उन वेरिएबल्स को कैसे लिखना है, कैसे हम वो वेरिएबल बनाएंगे, वो भी तो सीखना है। तो हमने ये तो देख लिया कि हम ये वेरिएबल बनाए थे, हमने ये बॉक्स बनाया, इसका नाम दे दिया a, इसका b और इसका res रिजल्ट। ये हमने 3 वेरिएबल बना लिए, लेकिन इसको कोडिंग में कैसे करेंगे। तो अब हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें जो हमारा जो डेटा होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। इतना हमें कंफर्म है कि मल्टीप्लीकेशन का जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर नहीं लेंगे। हमारा जो डेटा होगा वो कौन सा कांस्टेंट होगा, इंटीजर कांस्टेंट। और इंटीजर कांस्टेंट को हम किस टाइप के वेरिएबल के अंदर रखते हैं, इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो जब हमें पता है कि हमें इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हम कैसे अपना वेरिएबल बनाते हैं, हम लिखते हैं अपना डेटा टाइप यानी कि इंट, और फिर वेरिएबल का नेम, और फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब हमारी लाइन का यहाँ पे एंड हो गया है। सी के अंदर, C++ के अंदर जब भी हम सेमीकोलन जिस लाइन के बाद लगाएंगे मतलब हमारी लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई है। तो हम अपने वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम। ये है हमारा डेटा टाइप और ये है हमारा वेरिएबल नेम।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंट a कॉमा b, मतलब इंट टाइप के a और b दो वेरिएबल है। इंट टाइप के दो वेरिएबल है a और b, और इंट टाइप में कितनी मेमोरी मिलती है 4 बाइट्स। तो मतलब इस a को 4 बाइट्स की मेमोरी मिली है और इस b को भी 4 बाइट्स की मेमोरी मिली है, क्योंकि ये इंट टाइप के वेरिएबल है। अब मैंने लिखा फ्लोट a, मतलब फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है a। इसके अंदर हम डेटा स्टोर किस टाइप का करेंगे, रियल नंबर, पॉइंट्स वाले नंबर, और फ्लोट को कितनी हम मेमोरी देते हैं 4 बाइट्स। अब है कैर a b, मतलब दो वेरिएबल है a और b नाम के, इसके अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि कैपिटल A सिंगल कोट्स के अंदर, कैपिटल B सिंगल कोट्स के अंदर। इसका डेटा टाइप क्या है, कैर, इसलिए हमने किस टाइप का डेटा रखा, कैरेक्टर टाइप का। तो इंट, फ्लोट, कैर ये क्या है डेटा टाइप्स, और a और b क्या है हमारे वेरिएबल्स नेम, हमारे कंटेनर के नेम्स हैं। ये सब हमारा वो मिठाई का बॉक्स है जिसके अंदर हम मिठाई रखने वाले हैं। हमारी मिठाई क्या है, हमारा डेटा जो हम स्टोर करने वाले हैं, और बॉक्स क्या है हमारे वेरिएबल्स। तो इस टाइप से हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी हम इस टाइप से लिखेंगे डेटा टाइप और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। सी में हमें पहले से बताना पड़ता है अपने कंपाइलर को, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ये जो कोड है कौन पढ़ेगा, कंपाइलर पढ़ेगा। तो हम कंपाइलर को पहले से बता रहे हैं कि ये जो a वेरिएबल है, ये जो a वेरिएबल है, इसके अंदर मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करूंगा, इंटीजर कांस्टेंट, तो इसको 4 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर्ड है। तो हमने उसको पहले से बता दिया, हमने ये पहले से जगह रिजर्व करवा ली, ताकि जब हमें डेटा स्टोर करना होगा हम इसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर लेंगे। तो आई होप ये क्लियर है। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हमने सिर्फ जगह रिजर्व करवाई है, इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर नहीं हुआ है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन करी है, हमने अब इसके अंदर डेटा नहीं स्टोर करवाया है, तो इसके अंदर एक अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी जिसको हम नहीं जानते, और इस वैल्यू का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है। इसके अंदर जब तक हम इस डिक्लेयर्ड वेरिएबल के अंदर कोई अपनी वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे, तब तक इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू रहेगी जिसका हम कोई भी यूज नहीं कर सकते, और जिस चीज का हम कोई यूज नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। तो जैसे ही मैंने इंट a करा, सेमीकोलन लगाया, हमारा एक a वेरिएबल बन गया जो इंट डेटा टाइप के अंदर था, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई भी इंटीजर कांस्टेंट अभी स्टोर नहीं करा है, इसलिए इसके अंदर एक अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मेरा कोई यूज नहीं है उससे, तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, गार्बेज वैल्यू। तो a वेरिएबल के अंदर अभी क्या है, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 0 2 1 1, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। क्या होगा इसके अंदर, गार्बेज वैल्यू। लेकिन जब हम इस वेरिएबल के अंदर अपना डेटा स्टोर करवा लेंगे, तो जो हमारा डेटा है वो इस गार्बेज वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब मेरे को अगर 2 स्टोर करवाना है इसके अंदर, तो गार्बेज वैल्यू हट जाएगी और 2 स्टोर हो जाएगा। जब हम अपने डेटा के अंदर स्टोर करवा लेंगे, जब हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे डेटा, तो उसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। हम इसी टाइम पे भी लिख सकते थे, जैसे कि ये हमारा वेरिएबल है इंट a, ये हमने वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप लिखा, इसके अंदर ऐसे करके 2 भी लिख सकते थे। हम साथ के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जो भी लेफ्ट हैंड पे जो भी वैल्यू होती है वो राइट तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जब अपना वेरिएबल बना लिया है तो हम इसमें साथ साथ क्यों नहीं वैल्यू डलवा रहे। तो हम ये भी काम कर सकते हैं। जैसे ही हमने इंट a लिखा, मतलब हमने डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल नेम लिखा, हम चाहते हैं अभी साथ साथ ही इसके अंदर हम अपना डेटा भी डाल दें। तो क्या करते हैं, इक्वल टू लिख के ऐसे 2, अगर मेरे को 2 डालना है तो मैं ऐसे लिख दूंगी। तो जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी वो राइट वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी लेफ्ट साइड पे होगा
वो राइट के अंदर जाके स्टोर होगा, राइट वाला लेफ्ट में जाके नहीं स्टोर होगा। तो 2 है, 2 इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसके अंदर अब गार्बेज वैल्यू नहीं है, इसके अंदर अब 2 है। मतलब इस लाइन से, इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, अपने वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करवा लिया। और अगर खाली आपने इंट a लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, मतलब अभी आपने डेटा नहीं डाला है, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है, अभी आपने सिर्फ अपने वेरिएबल को रिजर्व करवाया है, अपने वेरिएबल को सिर्फ रिजर्व करवाया है, मतलब वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया है। और अगर उसके अंदर अपना डेटा भी डाल दिया है, मतलब आपने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट और वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अभी वैसे तो मुझे एस्काई कोड के बारे में भी पढ़ाना था, लेकिन आई थिंक सो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो एस्काई कोड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा डिटेल्ड हो गई, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी टेक क्यूरियस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स।